कहानी है अधूरी शादी। एक ऐसी शादी जिसमें शादी की सारी रस्में होती हैं, दुल्हन अपने ससुराल भी आती है, फिर भी उसकी शादी अधूरी रहती है। अब कहानी। पर डैड, ऐसे कैसे मैं शादी कर लूं? मतलब ना मैं उसे ढंग से जानता हूं, ना मैं उससे ज्यादा मिला हूं। ऐसे कैसे आप फैसला कर सकते हैं? बेटा तुम देख रहे हो ना, उनकी हालत, अगर आज यह शादी नहीं हुई तो सब बिखर जाएगा। पर डैड, मॉम आप तो डैड को समझाइए। कार्तिक बेटा तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं। जब से लड़के वालों ने शादी के लिए मना किया है, भाई साहब की तबीयत बिगड़ गई है। ऊपर से बाहर सारे मेहमान आ चुके हैं। ऐसे में अगर अभी शादी नहीं हुई तो भाई साहब की बहुत बदनामी होगी, माही बिटिया की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पर माँ, मैं ही क्यों? यहाँ तो बहुत सारे लड़के हैं, युग भी तो है। आप उससे लड़की की शादी करवा दीजिए, वो दोनों तो फ्रेंड भी हैं। नहीं करवा सकता, क्योंकि तुम बड़े हो, इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ। उससे बोलता तो वह मना भी नहीं करता, पर शायद तुम्हें अपनी मनमानी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। ठीक है डैड चलिए, पर केवल शादी, इसके अलावा मुझसे और कुछ भी उम्मीद मत करिएगा। मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन अमरिंदर प्रताप सिंह अपनी पत्नी वंदना सिंह और दोनों बेटे कार्तिक और युग के साथ अपने बचपन के दोस्त उमाकांत के यहाँ आए थे। आज उमाकांत जी की बेटी माही की शादी होने वाली थी, पर एन टाइम पर लड़के वालों ने 10 लाख रुपए कैश की डिमांड कर दी। उन्होंने फोन किया था कि अगर उमाकांत जी पैसे का बंदोबस्त कर लेंगे तभी बारात आएगी, वरना नहीं। अब उमाकांत जी साधारण शिक्षक थे, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना उनके लिए असंभव था। बाहर मेहमान सब आना शुरू हो गए थे। ये सोचकर वह बहुत परेशान हो गए। उनके सीने में बहुत दर्द होने लगा। अमरिंदर जी ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। माही का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया। वंदना जी उसे किसी तरह संभाल रही थी। वंदना जी की अपनी कोई बेटी नहीं थी, तो वह माही को अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। उनसे माही की हालत देखी नहीं जा रही थी, तो उन्होंने अमरिंदर जी को साइड में बुलाकर माही की शादी कार्तिक से करवाने को बोला। अमरेंद्र जी भी शुरू से ही मन ही मन माही को अपनी बहू की छवि में देखते थे, पर कार्तिक के स्वभाव के कारण कुछ नहीं कह सकते थे। पर आज की स्थिति को देखकर उन्होंने कार्तिक को इस शादी के लिए किसी तरह से तैयार कर लिया। अमरेंद्र जी ने उमाकांत जी को अपने इस फैसले के बारे में बताया तो उन्होंने उनके सामने हाथ जोड़ लिए। जैसे कृष्ण सुदामा की दोस्ती की कहानी को आज तुमने फिर से दोहरा दिया, तो अमरिंदर जी ने उनको गले लगा लिया। वंदना जी की आंखों में भी आंसू आ गए। भाई साहब, मैं तो शुरू से ही माही को अपनी बेटी बनाना चाहती थी। जब माही से पूछा गया तो उसने भी सहमति से सर हिला दिया। फिर से फेरों की रस्म शुरू हो गई। सब कुछ जल्दी जल्दी किया जाने लगा, क्योंकि उमाकांत जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाया गया, पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। माही की रो रोकर हालत खराब होने लगी, तो वंदना जी और युग ने किसी तरह से उसे चुप कराया। घर जाकर उमाकांत जी का अंतिम संस्कार किया गया। इस सब में युग ने पूरी जिम्मेदारी से माही का साथ दिया। कार्तिक को तो जैसे ही इन सब से कोई मतलब ही नहीं था। सब कुछ अच्छे से संपन्न हो जाने के बाद अमरेंद्र जी अपनी पत्नी, दोनों बेटों और अपनी बहू माही को लेकर वापस मुंबई लौट आए। घर पहुंचने पर जब सब घर के भीतर जाने लगे तो वंदना जी ने कार्तिक और माही को दरवाजे पर ही रोककर खुद अंदर चली गई। उन्हें युग को भी अंदर बुला लिया। नौकर को पहले ही फोन करके सारी तैयारी करने के लिए बोल दिया था। जब वह बाहर आई तो उनके हाथ में आरती की थाल और चावल भरा कलश था। युग पीछे से आलता भरा हुआ थाल लेकर आया। कार्तिक, ये सब क्या है मोम? मैंने पहले ही इन सब के लिए मना किया था। वंदना बोली, नई बहू ऐसे कैसे बिना गृह प्रवेश के अंदर आएगी? कार्तिक, ठीक है मोम, जो करना है जल्दी कीजिए, मैं थक गया हूँ। वंदना जी ने दोनों की आरती उतारी और माही से कहा, बेटा दाहिने पैर से इस कलश को गिराते हुए इस थाल में पैर रखकर अंदर आओ। माही धीरे से कलश गिराते हुए अलता वाले थाल में पैर रखकर फिर धीरे से आलता लगे पैरों के निशान पीछे छोड़ते हुए अंदर आ गई। वंदना जी दोनों को पूजा घर में ले गई। भगवान को प्रणाम कर माही ने वंदना जी और अमरेंद्र जी को प्रणाम किया। कार्तिक अपने रूम में चला गया। अमरेंद्र जी माही के सर पर हाथ रखकर बोला, बेटा आज से ये तुम्हारा भी घर है। तुम इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर यहाँ रहोगी। वंदना जी, हाँ मेरी प्यारी बेटी।
युग बोला। मोम, मैं और भैया। वंदना जी उसके सर पर भी हाथ रखते हुए बोली, तुम दोनों भी। युग, माही, मैं भी दोस्त बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वंदना युग का कान पकड़ते हुए बोली, वह तुम्हारी भाभी है। भाभी बोल। युग, माँ छोड़ो, दर्द कर रहा है। माही उम्र में मुझसे छोटी है। मैं तो माही ही बोलूंगा। क्यों माही, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? माँ, बोलने दीजिए ना। माही, हमें भी अच्छा लगेगा। अमरेंद्र जी बोले। वंदना जी माही को कार्तिक के कमरे में ले जाए। फ्रेश होकर थोड़ा आराम कर लेंगी। सफर में थक गई होगी मेरी बच्ची। उस समय कार्तिक भी नीचे आ गया। उसने माही को उसके कमरे में ले जाने वाली डैड की बात सुन ली। उसने गुस्से से वंदना जी की ओर देखकर बोला, मेरे रूम में क्यों? वंदना जी, बेटा वह तुम्हारी पत्नी है तो तुम्हारे रूम में ही रहेगी। कार्तिक, मॉम प्लीज। मैं आप लोगों को पहले भी कह चुका हूँ, मैं इस शादी को नहीं मानता। आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। और हाँ, मेरे रूम में तो क्या, ये लड़की मेरी नजर के सामने भी नहीं आनी चाहिए। अमरेंद्र जी गुस्से से चिल्लाते हुए, आप माने या ना माने, माही आपकी पत्नी है। कार्तिक गुस्से से घर से बाहर निकल गया। वंदना जी रोने लगी। माही की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने तो पूरे मन से इस शादी को स्वीकार किया था। फिर वह अमरिंदर जी और वंदना जी के पास आकर उनके पैरों में बैठ गई। माँ बाबा, आप लोग इस तरह उदास मत होइए। जिस परिस्थिति में हमारी शादी हुई है, उन्हें वक्त लगेगा इसे समझने में। फिर वह मुझे जानते तक नहीं, हो सकता है कि शादी को लेकर उनका कोई अलग नजरिया हो और वह इस शादी को नहीं मानते हो। तो कोई बात नहीं, आप लोगों ने अभी अभी मुझसे कहा था ना कि मैं आपकी बेटी हूँ। क्या मैं बेटी बनकर आप लोगों के साथ नहीं रह सकती? वैसे भी बाबा के बाद आप लोगों के अलावा और कोई मेरा अपना तो है नहीं जहां मैं जाकर रह सकूं। वंदना जी उसके सर पर हाथ रखकर कहा, हमने केवल कहा ही नहीं बल्कि दिल से भी तुम्हें अपनी बेटी माना है। युग भी वहीं आकर बैठ गया और बोला, और मैं तो पहले से ही तुम्हारा दोस्त हूँ। और तुम भैया की चिंता मत करो, वह अभी तुमको जानते नहीं है ना। जब वह तुम्हें पहचान जाएंगे तो अपनी जान से भी ज्यादा तुम्हें प्यार करेंगे। तो केवल ऊपर से कठोर है, अंदर से उनका दिल बहुत कोमल है। अमरेंद्र जी, हाँ बेटा, वह अभी गुस्से में है ना, इसलिए ऐसा बोल गया। तुम उदास मत हो, तुम कमरे में जाकर आराम करो। माही कहती हैं, जब तक वह मुझे अपने मन से अपना नहीं लेते तब तक मैं भी दूसरे कमरे में ही रहना चाहूंगी। युग कहता है, माही आज मेरे कमरे में सो जाएगी, मैं पापा के स्टडी रूम में सो जाऊंगा। कल आप मेरे बगल वाला रूम माही के लिए रेडी करवा दीजिएगा। वंदना जी, ठीक है बेटा, माही को कमरे में ले जाओ। माही कमरे में आकर फ्रेश होकर कमरे में उदास बैठी। माही अपने बीते दिनों के बारे में सोच रही थी। वह अपने बाबा उमाकांत जी के साथ लखनऊ में अपने छोटे से घर में खुशी से रह रही थी। उमाकांत जी एक प्राइमरी स्कूल के टीचर थे। माही की मां नहीं थी। जब वह 11 साल की थी तभी बीमारी की वजह से उसकी मां की मौत हो गई। तब से आज तक उमाकांत जी ने माही को माता पिता दोनों का प्यार दिया, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। हालांकि माही भी काफी समझदार बच्ची थी, उसे जो मिल जाता उसी में खुश रहती और बच्चों की तरह कभी किसी चीज की फरमाइश नहीं करती थी। पढ़ाई में काफी तेज थी। 12वीं में वह पूरे जिले में टॉप की थी। उतनी ही वह सुंदर और गुणी थी। उम्र के साथ साथ उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई थी। सफेद रंग, जो भी उसे एक बार देखता बस देखता ही रह जाता। दुबला पतला छरहरा बदन, लंबे सुनहरे बाल, आवाज मानो जैसे कोयल कूक रही हो। घर के काम भी सब कर लेती। अभी माही के ग्रेजुएशन का दूसरा साल चल रहा था। सुबह उठकर घर के सारे काम खत्म करके वह कॉलेज जाती। वहां से लौटकर शाम में वह कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। वैसे तो उसके बाबा इसके लिए मना करते थे, लेकिन फिर भी वह सोचती कि खाली बैठने से तो अच्छा है कि कुछ काम कर लिया जाए। उसके आगे तो बाबा भी हार मान जाते थे और हंसकर कह देते थे कि तुम तो मेरी बिटिया रानी हो, जो तेरा मन आए तू कर। एक दिन माही को उसके बाबा बहुत खुश नजर आए। माही बोली, क्या बात है बाबा, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हो। उमाकांत जी, अरे आ गई बेटा, बैठ, तुझे कुछ बताना है। माही उसके पास बैठ गई। बोलो बाबा, क्या बात है? उमाकांत जी, बेटा मेरे स्कूल में वर्मा सर है, तुम उनसे मिली हो ना? माही बोली, हाँ बाबा। उमाकांत जी बोले,
उन्होंने अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। एक ही बेटा है, सरकारी नौकरी करता है। माही, पर बाबा अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। उमाकांत जी बोले, बेटा उनको तुम्हारी पढ़ाई से कोई एतराज नहीं है। और बेटा मेरी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती है। मैं अपनी जिंदगी में ही तुझे दुल्हन बने देखना चाहता हूँ। मैंने पता किया है, अच्छा लड़का है। फिर रिश्ता सामने से चलकर आया है बेटा। और सबसे बड़ी बात, उन लोगों को दहेज भी नहीं चाहिए। बेटा तू तो जानती है ना, मेरे पास दहेज देने के लिए कुछ भी नहीं है। माही बोलती है, बाबा आप ऐसा क्यों बोलते हो? मैं दहेज लेने वालों से शादी कभी नहीं करने वाली। उमाकांत जी की आंखों में पानी भर आया। ये देखकर माही उनके आंसू पोंछने लगी। बोली, ठीक है बाबा, मैं तैयार हूँ। बाबा ने उसे अपने गले से लगाते हुए प्यार से उसके सर को सलाह दिया। मेरी रानी बिटिया, हमेशा खुश रहो। माही शर्मा कर अपने कमरे में चली गई। हर लड़की की तरह शादी को लेकर उसके भी कुछ सपने थे। बचपन से माँ उसे कहा करती थी कि एक दिन घोड़े पर सवार होकर उसका राजकुमार आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। वह आंखें बंद करके उसे पल को सोचने लगी जब उसका राजकुमार उसे लेने आया। वह उठकर अपनी अलमारी से एक डायरी निकालती है। उस डायरी के कवर पेज पर राधा कृष्ण जी की सुंदर सी तस्वीर थी। वैसे तो उसे डायरी लिखने का कोई शौक नहीं था, पर जब उसने वह तस्वीर देखी तो खरीदने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने डायरी को खोलकर और उसके पहले पेज पर सुंदर अक्षरों में लिखा, मेरी शादी। उसने तय किया कि अपनी शादी से रिलेटेड यादगार पलों को वह इसमें लिखेगी। उमाकांत जी ने शादी की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। उनके घर में कोई औरत नहीं थी, तो उन्होंने अपने गांव से अपनी एक रिश्तेदार बहन को बुला लिया। शादी का दिन था। उमाकांत जी ने मुंबई में रहने वाले अपने दोस्त अमरेंद्र प्रताप सिंह को भी सहपरिवार बुलाया था। अमरेंद्र और उमाकांत जी बचपन के दोस्त थे। बड़े होने पर अमरेंद्र जी ने मुंबई जाकर अपना बिजनेस शुरू कर दिया और फिर वही बस गया। उमाकांत जी यही लखनऊ में ही रहते थे। अमरेंद्र जी की पत्नी वंदना जी बहुत ही अच्छी औरत थी। उनके 2 बेटे थे, कार्तिक और युग। वे लोग भी आज आने वाले थे। माही बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। अपनी माँ के बाद उसे वंदना जी से ही तो माँ का प्यार मिलता था। वे लोग हर साल कुछ समय के लिए लखनऊ आते थे, छुट्टियां बिताने के लिए। हर बार उनके साथ युग आता था। हम उम्र होने के कारण माही और युग की खूब अच्छी दोस्ती थी। दूर रहकर भी उनकी दोस्ती काफी मजबूत थी। माही कार्तिक से कभी नहीं मिली थी, क्योंकि वह ना के बराबर ही लखनऊ आता था। माही दुल्हन के जोड़े में तैयार हो रही थी। युग बार बार आकर उसे चिढ़ा कर चला जाता था। उमाकांत जी तो अपनी बेटी को दुल्हन बना देखकर काफी खुश थे। वंदना जी और अमरेंद्र जी भी माही को दुआएं दे रहे थे। बाहर मेहमान सब आ चुके थे, सब बारात के इंतजार में थे। तभी उमाकांत जी को लड़के वालों का फोन आया। फोन पर कुछ देर बात हुई, फिर उमाकांत जी की तबीयत बिगड़ गई। उनके सीने में दर्द होने लगा। माही ने जब अपने बाबा को इस हालत में देखा तो वह रोने लगी। वंदना जी उसको चुप करा रही थी। फिर वह बाहर चली गई। कुछ देर बाद वंदना जी और अमरेंद्र जी ने उमाकांत जी कुछ बात की। फिर माही से उसकी मर्जी पूछी गई। बाबा की हालत को देखकर उसने भी चुपचाप सर झुका लिया। फिर उसकी मांग में कार्तिक के नाम का सिंदूर लग गया और ना कोई उत्साह न कोई उमंग। बाबा की तबीयत संभल न सकी और वह भी उसे छोड़कर माँ के पास चले गए। माही भी रोते बिलखते वंदना जी के साथ मुंबई आ गई। अमरेंद्र जी उसे संभाल रहे थे। वंदना जी ने तो उसे 1 मिनट के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं किया। और युग, उसने तो पूरे समय एक सच्चे दोस्त का फर्ज निभाया। उसका साया बनकर रहा। पर कार्तिक जिससे उसकी शादी हुई थी, उसने तो अभी तक एक नजर भी उसे नहीं देखा था। पूरे समय लग रहा था मानो वह उन लोगों के बीच में हो ही ना। और अभी नीचे उन्होंने क्या कहा कि वह शादी को मानते ही नहीं। मैं उनके सामने ही ना आऊं? क्यों बाबा, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है?
मेरी क्या गलती है, मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे हल्दी भी लगी, मेरे हाथों में मेहंदी भी रची है, मेरी मांग भी भरी है, गले में मंगलसूत्र भी पहनाया गया। फिर भी मेरी शादी अधूरी क्यों रह गई? क्यों बाबा, क्यों? और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। दरवाजे पर खड़ी वंदना जी ये सब सुनकर रोने लगी। वह दौड़कर अमरेंद्र जी के पास गई, उन्होंने सारी बातें बताई और रोने लगी। कहीं हम लोगों ने माही की शादी कार्तिक से करवा कर कोई गलती तो नहीं कर दी? नहीं वंदना जी, हमने कोई कहीं गलती नहीं की है। कार्तिक गलती कर रहा है माही का साथ न देकर। हम लोग माही को जानते हैं, उससे अच्छी लड़की कार्तिक को कहीं नहीं मिल सकती। आप अपने आप को संभालिए और माही के पास जाइए, उसे आपकी जरूरत है, अपनी माँ की। अमरेंद्र जी ने उन्हें समझाया। युग, हाँ मॉम, डैड सही बोल रहे हैं और आप चिंता मत करिए, भाई माही को जरूर अपनाएंगे। माही कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अभी तो उसे आपकी जरूरत है, भाई से हम लोग कल बात कर लेंगे। सब जानते थे कि युग माही को कितना मानता था। माही वहीं नीचे बैठे बैठे सो गई। जब उसकी नींद टूटी तो देखा सुबह हो चुकी थी। फ्रेश होकर वह बाथरूम से निकली तो उसकी नजर सामने आईने पर पड़ी। मांग में सिंदूर देखकर उसे रात की सारी बात याद आ गई। एक दर्द की लहर चेहरे पर आ गई, पता नहीं अब आगे क्या होगा। उसने नीचे आकर देखा तो हॉल में सब लोग उदास बैठे हुए थे। उन सब को इस तरह उदास देखकर उसका मन भर आया। युग की नजर माही पर पड़ी तो वह उठकर उसके पास गया और उसे लाकर माँ के पास बैठा दिया। उसने चारों ओर देखा, उसे कार्तिक कहीं नजर नहीं आया। उसे ध्यान आया कि रात में वह गुस्से से बाहर निकल गया था। वंदना जी ने माही की ओर देखा तो वह समझ गई थी कि माही किसे ढूंढ रही है। वह हल्के से मुस्कुराई और बोली, वह रात में ही वापस आ गया था, अभी अपने कमरे में है। तब माही को चैन आया। तभी सीढ़ी से कार्तिक उतरता हुआ आया। क्षण भर के लिए माही की नजर उसे पर ठहर गई। इतने दिनों के बाद उसने पहली बार कार्तिक को गौर से देखा था। बिल्कुल उसके सपनों के राजकुमार जैसा कार्तिक का अट्रैक्टिव लुक माही के दिल में बस गया। वह उसमें खोई हुई थी कि उसे वंदना जी की आवाज सुनाई दी, यह क्या है कार्तिक? तुम कहाँ जा रहे हो? कार्तिक, मैं वापस लंदन जा रहा हूँ। अमरेंद्र जी, पर तुम तो अगले सप्ताह जाने वाले थे। कार्तिक, हाँ, पर अब मैं यहाँ और नहीं रह सकता। वंदना जी, पर बेटा, अभी तो तुम दोनों की कई रस्में बची हुई है। कार्तिक गुस्से में, मॉम, मैंने रात में ही बोल दिया था कि मैं इस शादी को नहीं मानता। और हाँ, जब मैं वापस आऊं तो मेरा कमरा वैसी का वैसा ही रहना चाहिए। उसे डर था कि कहीं उसके जाने के बाद मॉम डैड उस लड़की को मेरे कमरे में रहने के लिए भेज दें। वह बचपन से ही थोड़ा जिद्दी और गुस्से वाले नेचर का था। वह अपना सामान और कमरा किसी के साथ शेयर नहीं करता था। तभी तो लंदन में यूनिवर्सिटी हेड से बात करके अमरेंद्र जी ने हॉस्टल में उसके लिए अलग कमरा दिलवाया था। उसका कोई रूममेट नहीं था। वंदना जी, तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होगा? माही तुम्हारी पत्नी है और रहेगी। कार्तिक, मॉम डैड आप लोग कुछ भी कह ले, मैं अभी इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला। अमरेंद्र जी गुस्साते हुए बोले, देखता हूँ तुम कैसे इस शादी को नहीं मानते। कार्तिक, अगर आप लोग जबरदस्ती करेंगे तो मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। इतना सुनते ही माही के तो होश उड़ गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इन लोगों की तकलीफ का कारण नहीं बन सकती। मुश्किल वक्त में इन लोगों ने मेरा साथ दिया, बाबा की इज्जत डूबने से बचाई। मेरी वजह से इनका बेटा इन सब से दूर नहीं हो सकता। नहीं, हमें अपने आप को संभालना होगा। फिर अगर यह सही है कि सिंदूर में ताकत होती है और शादी का सुख हमारे तकदीर में है तो हमें जरूर मिलेगा। हम इंतजार करेंगे। ऐसा सोचकर माही वंदना जी से बोली, माँ, हम कुछ कहना चाहते हैं। वंदना जी, हाँ बेटा बोलो। सबकी ओर देखने लगी। कार्तिक अभी भी उसका चेहरा नहीं देख पाया था, क्योंकि माही सर पर आंचल रखकर माँ की ओर मुड़ी हुई थी। माही, आप लोगों ने हमारे लिए जो फैसला लिया, हमने माना।
पर अगर अब कार्तिक जी कोई फैसला लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को उसे मान लेना चाहिए। माँ बाबा, हमारा विश्वास कीजिए, हम आपको कभी गलत नहीं ठहराएंगे। वैसे भी रिश्ते मन से निभाए जाते हैं, जबरदस्ती नहीं की जाती। और अगर यह रिश्ता नहीं रहा तो आप हमें अपनी बेटी के रूप में हमें स्वीकार नहीं कर सकते। इतना कहकर वह अपना मंगलसूत्र उतारकर कार्तिक की ओर बढ़ा दिया और कहा, आप हमसे आजाद हैं, आप पर हमारा कोई भी हक नहीं होगा। ये सुनकर कार्तिक ने चैन की सांस ली। चलो जान छुटी, मन में कहा और अपने परिवार वालों से बोला, चलता हूँ मोम डैड, बाय। युग मंगलसूत्र को अपनी मॉम के हाथ में देकर कहा कि मैं इसका क्या करूं, और चला गया। पूरे हॉल में सन्नाटा छाया हुआ था, सबके चेहरे पर अजीब सा दर्द था। माही सन्नाटे को तोड़ते हुए बोली, माँ बाबा, मुझे पता है कि मेरे इस फैसले से आप लोग मुझसे नाराज होंगे, पर सच मानिए माँ, मुझे इस समय यही सही लगा। हम कार्तिक जी से जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। वंदना जी, तुम सही कह रही हो बेटा, हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई थी। कार्तिक से तुम्हारी शादी करवाकर हमें नहीं पता था कि वह इस तरह से तुम्हें अपनाने से इनकार कर देगा। हम तुम्हारे गुनहगार हैं और अपने दोनों हाथ माही के सामने जोड़ दिए। हमने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। माही तड़प उठी। उसने वंदना जी के हाथों को थाम कर बोला, नहीं माँ, आप ऐसा ना कहें, वह हमारे तकदीर में नहीं थे। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। माफी मांगकर आप हमें पराया ना करें। क्या हमारा आप पर इतना भी हक नहीं है कि हम कोई फैसला कर सके? ये कहकर माही रो पड़ी। अमरेंद्र जी ये सब सुनकर खुद को ही दोषी मान रहे थे। माही बेटा, हमें तुम्हारे फैसले पर गर्व है। किसी रिश्ते की भीख मांगने से अच्छा है कि नया रिश्ता बनाया जाए। आज से तुम हमारी बेटी हो। हम पर जितना कार्तिक और युग का अधिकार है उतना तुम्हारा भी है। आज से तुम्हारी नई पहचान होगी, महिरा प्रताप सिंह, अमरेंद्र प्रताप सिंह की बेटी। अब से तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे तो हमारी तौहीन होगी। युग सही कहा डैड, और आज से ही माही के चेहरे पर हमेशा हंसी बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी। वंदना जी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रहे हैं। उन्हें तो लगा था कि माही जैसी लड़की का साथ पाकर कार्तिक का जिद और गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाएगा। माही ने जब वंदना जी को कुछ सोचते हुए देखा तो उनके कदमों में बैठ गई। माँ, मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रही हैं। माँ, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी था कि कार्तिक जी लंदन जा रहे थे तो उनको गुस्से में घर से निकालना सही नहीं था। भोलेनाथ पर भरोसा रखिए, वक्त के साथ सब सही हो जाएगा। वंदना जी ने उसे गले से लगा लिया। अब हम बस तुम्हारी खुशी चाहते हैं। हम वह सब कुछ करेंगे जिससे तुम्हारे चेहरे पर खुशी आए। युग ने माहौल को हल्का करने के लिए गरज से डाइनिंग टेबल पर हाथ थपथपाते हुए बोला, अगर आप लोगों का हो गया हो तो अब कुछ खिलाने की कृपया करें। भूख के मारे मेरे पेट की हालत खराब हो गई है और आप लोगों की जो नई नवेली बेटी है उसे भी बहुत भूख लगी होगी। सब हंसने लगे। वंदना जी, हाँ सच में, माही ने रात में भी कुछ नहीं खाया है। अमरेंद्र जी, माही, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखो। मैं तुम्हारा एडमिशन का इंतजाम करता हूँ। माही बाबा, सेशन के बीच में हमारा एडमिशन हो पाएगा क्या? युग, तुम इसकी चिंता मत करो। डैड हमारे कॉलेज ग्रुप के ट्रस्टी के मेंबर हैं जो तुम्हारा एडमिशन आसानी से हो जाएगा। अमरेंद्र जी, हाँ बेटा, मैं प्रिंसिपल से बात करता हूँ। वंदना जी, माही बेटा, हमने तुम्हारा कमरा तैयार करवा दिया है। माही, ठीक है माँ। ये कह माही अपने कमरे में आ गई। पीछे से युग भी उसके कमरे में आ गया। युग, माही तुम ठीक हो ना? उसके उदास चेहरे को देखकर उसे सोफा पर बैठाते हुए बोला, जानता हूँ माही, नीचे तुमने जो फैसले लिए हैं वो बहुत कठिन है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम कोई कमजोर सी अबला नारी नहीं हो। तुम जरूर कर लोगी। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। एक दोस्त के रिश्ते से, फिर थोड़ा मुस्कुराकर कहा, देवर के रिश्ते से भी। माही, जानती हूँ आप हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो।
पर शायद देवर भाभी का रिश्ता हमारे किस्मत में नहीं है। उदास होकर बोली। युग मुस्कुराते हुए अदा से बोला, लो कर दी ना, अबला नारी वाली बात। अरे एक बार भैया को स्टडी कंप्लीट करके वापस तो आने दो, देखता हूँ वह कैसे बचते हैं मेरे दोस्त के जलवों से। माही भी हंस पड़ी। ऐसे ही हंसती रहो और कल से तो रोज तुम्हारे कॉलेज में कोई ना कोई घायल होगा। आपके जलवे से बोला तो माही उसे मारने के लिए दौड़ी। युग आगे आगे, माही पीछे पीछे, दोनों की हंसी से पूरा घर गूंजने लगा। अमरेंद्र जी, वंदना जी माही के चेहरे पर हंसी देखकर मुस्कुरा उठे। माही की नजर उन लोगों के मुस्कुराते चेहरे पर पड़ी। उसके मन को शांति मिली। उसने अपने आप से कहा, बाबा के बाद ये लोग ही मेरे अपने हैं, इनकी खुशी के लिए मैं जरूर मुस्कुराऊंगी। और कार्तिक का ध्यान आते ही, भले ही मैंने मंगलसूत्र उतारा हो, पर अभी भी आप ही मेरे पति हैं और मैं इस रिश्ते को अपने मरते दम तक निभाऊंगी। पर फिलहाल तो हमें अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। और एक गहरी सांस लेकर दोगुने आत्मविश्वास के साथ कल की तैयारी में जुट गई। अगली वीडियो में देखते हैं कि माही की जिंदगी का सफर कठिन होगा या आसान। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।